नमस्कार दोस्तों, आज मैं विवेक पांडे आज फिर से आपके डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के दूसरे वीडियो क्लिप को जारी करने जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया था। आज लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग लोड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो WSM में लोड जो था हमारा, उसमें हमने बहुत सारी बातें नहीं बताई थी, अब उसको भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो लोड जो आपका होता है, जिसे आप हिंदी में भार कहते हैं, यहाँ पर लोड का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड। जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा है, वैसे कैरेक्टरिस्टिक लोड भी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक भार। अभिलाक्षणिक भार क्या होता है? किसी भी संरचना पर आने वाले भार का वह मान जिस मान से अधिक भविष्य में भार आने की संभावना 95% नहीं हो, उस भार को कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक भार या अभिलाक्षणिक भार कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संरचना के स्पैन पर आने वाले भार का वह मान जिस मान से अधिक भविष्य में संरचना पर 95% से अधिक संभावना नहीं हो, इस लोड को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब दूसरा लोड है हमारा डिजाइन लोड। इसे FD से डिनोट करते हैं। इसे कहा जाता है अभिकल्पित भार। अभिकल्पित भार क्या होता है? अभिकल्पित भार FD इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। मतलब भार का आंशिक सुरक्षा गुणांक और अभिलाक्षणिक भार का जो गुणनफल होता है, उसे उसका अभिकल्पित भार कहते हैं। ठीक, तो FD इक्वल टू हो जाएगा गामा F इंटू एफ, जहाँ गामा F क्या है? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, और F क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लोड है। ठीक, अब ये डिजाइन लोड जो होगा, इसी लोड के आधार पर ही LSM में क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लोड का, इसके लिए IS 456-2000 ने काफ़ी अच्छी खासी चर्चा की है। इसमें तमाम आर्टिकल्स उसने इंग्लिश में लिखा है। तो हमने कल आपको बताया भी था कि IS कोड की भी चर्चा हम साथ ही साथ करते जाएंगे। पेज नंबर 68 में IS कोड में इसके बारे में दिया गया है। IS 456-2000 पेज नंबर 68 के अनुसार हम लोग एक टेबल यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक, तो हमारा ये कॉलम है लोड कॉम्बिनेशन, मतलब भार समायोजन। भार समायोजन जो है वो दो विधियों के लिए है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरी हमारी क्या है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक, तो इसमें हम लोग तीन तीन कॉलम फिर बना रहे हैं। एक डेड लोड है और एक लाइव लोड का कॉलम है। तीसरा है विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। सेम जैसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में है, वैसे ही लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में भी ये है। ठीक, यहाँ पर हम लोग भार समायोजन ले रहे हैं। पहला समायोजन है डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो इसके लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, इसे 1.5 लिया जाता है डेड लोड और लाइव लोड, जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 लिया जाता है। डेड लोड दूसरा समायोजन हमारा है डेड लोड या विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इन दोनों में से कोई एक ही लिया जाता है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें जो है हमारा जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 1.5 लिया जाता है डेड लोड का, और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है ये 1.5 लिया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लिया जाता है डेड लोड का, और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लिया जाता है। ठीक, अब अगला हमारा जो समायोजन है ये है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो हमारा डेड लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 1.2 लिया जाता है, लाइव लोड के लिए 1.2, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए 1.2 लिया जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 लिया जाता है डेड लोड के लिए, और लाइव लोड के लिए 0.8 लिया जाता है। विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए 0.8 लिया जाता है। ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है, इसी को हम लोग LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड जो है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अनुसार ही आपका सिस्टम अडॉप्ट करता है। जो WSM आप पढ़ चुके हैं, WSM लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को अडॉप्ट किया जाता है। बच्चों, अगर आपको ध्यान में होगा, हम लोग जब WSM में कोई भी न्यूमेरिकल करते थे तो वहाँ पर जो लोड रहता था, हम लोग सीधे उसी लोड के आधार पर उसे डिजाइन कर देते थे। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली जो WSM है
उसमें डेड लोड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जा रहा है वो 1 लिया जा रहा है। और अगर आप 1 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई उससे आपको विशेष उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सीधे आप डायरेक्ट उसी लोड को, कैरेक्टरिस्टिक लोड को लेते हुए ही स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दे रहे थे। ठीक, तो अब इसमें ये देखिए हम लोग नोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारा है इसमें हम कुछ नोट करके इस सारी चीज़ें वैसे हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन आप सभी लोगों से एक निवेदन और भी है हमारा कि आप सभी लोग नोट्स भी बनाते जाइए। ये आपका जो टॉपिक है ये SSC जेई एग्ज़ाम या जो जेई एग्ज़ाम्स हैं या जो बच्चे डिप्लोमा का भी पेपर देंगे जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं उसको काफ़ी अच्छा यहाँ समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, अब पहला हमारा क्या है, इसमें नोट में हमने यहाँ पर जो आपके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उनका हमने फुल फॉर्म लिख दिया है। जैसे DL क्या है, डेड लोड है, इसे अचल भार कहते हैं। अचल भार क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है उस पर स्लैब का भार हो गया, बीम का भार हो गया, धरन का भार, ये अचल भार हो गया। LL क्या है, लाइव लोड, इसे चल भार बोलते हैं। जैसे संरचना के ऊपर जो ह्यूमन लोड होता है, जो आदमी आवागमन करते हैं, उसे आप चल भार कह सकते हैं। विंड लोड क्या होता है, वायु भार, आपको पता होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो जिस एरिया में बनाए जाते हैं वहाँ पर विंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये उस पर लोड लगाती है, उसे विंड लोड कहते हैं, वायु भार कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका EQL क्या है, अर्थक्वेक लोड है, इसे भूकंप भार कहते हैं। आपको पता होगा हमारे देश में, जो हमारा देश है उसमें विभिन्न क्षेत्रों को डिफरेंट अर्थक्वेक जोन में डिवाइड किया गया है। ये सब बहुत अच्छी डिटेल में IAS कोड में चर्चा की गई है। अभी जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो जनरल केस में डेड लोड या लाइव लोड के लिए गामा F का मान 1.5 लिया जाता है। ये हम लोगों ने देखा है लिमिट स्टेट मेथड में। अगर डेड लोड और लाइव लोड आपके पास है तो उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा F का मान 1.5 लेते हैं हम लोग। सेकेंड हमारा क्या है, WL तथा EQL एक ही समय पर एक साथ कभी भी सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। बहुत विशेष बात है, इसे ध्यान देना है। IAS कोड ने ये कहा है कोई भी स्ट्रक्चर अगर है तो उस पर एक ही समय पर विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक ही समय पर एक साथ नहीं आ सकता है। जनरली संभावना पाई गई है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक ही साथ किसी स्ट्रक्चर पर उत्पन्न नहीं होते हैं। वैसे अगर देखा जाए विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ये दोनों लोड किसी भी स्ट्रक्चर पर क्षैतिज भार लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करते हैं, तो एक ही समय पर इनकी संभावना नहीं होती है। इसीलिए जब हम लोग लोड कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उस समय हम लोग इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे समायोजित करते हैं। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे। ठीक, अब इसमें एक हमने बताया है 0.95 डेड लोड, ये टेबल में भी आपको बनाया गया होगा कि जो लिमिट स्टेट मेथड में डेड लोड के लिए 0.9 वैल्यू भी लेते हैं। ये कब ली जाती है, जैसे कोई स्ट्रक्चर है डैम, अगर उसकी ओवर टर्निंग के लिए स्टेबिलिटी अत्यंत क्रिटिकल हो, जैसे डैम फेल्योर, आप हम लोग अभी इरीगेशन सब्जेक्ट आपको हमने नहीं पढ़ाया, उसमें बताएंगे डैम का फेल्योर होता है जिसमें स्लाइडिंग भी होता है, ओवर टर्निंग भी होता है। तो ओवर टर्निंग के लिए अगर स्टेबिलिटी उसकी क्रिटिकल हो तो उस केस में आपका डेड लोड जो समायोजित किया जाएगा उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसका 0.9 लिया जाता है। ठीक, ये कंपटीशन में भी हो सकता है, पूछ ले कि डैम फेल्योर अगर ओवर टर्निंग के विरुद्ध उसकी क्रिटिकल स्टेबिलिटी है तो डेड लोड में कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा, तो 0.9 लिया जाता है। ठीक, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसे कल आप लोग बताइएगा सॉल्व करके। अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर के लिए डेड लोड 100 लिया गया है, लाइव लोड 80 लिया गया है, विंड लोड 50 लिया गया है, अर्थक्वेक लोड 70 लिया गया है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें इस लोड के अनुसार इसका क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसे आप बताइएगा। टेबल में हमने सारे कॉम्बिनेशन बता दिए हैं और इससे आगे अब कल हम फिर इस पे सवाल कोई जो आपको दिया है हमने, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, नोट्स भी बनाते जाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।